हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं पद्मलता। स्वागत है आपका हिंदी निवास में। आज हम 10वीं कक्षा प्रथम भाषा का पाठ पढ़ने जा रहे हैं उमंग 2 में से, जिसका नाम है गोभी का फूल, जो केशव चंद वर्मा की एक हास्यास्पद और व्यंग्यात्मक कहानी है। हर एक मनुष्य को एक दूसरे की मदद ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन मदद करने से पहले हमें यह ज़रूर सोचना चाहिए कि हम जिसकी मदद कर रहे हैं वह व्यक्ति कैसा है और हम उसकी मदद कर सकते हैं या नहीं, इस बात का ज़रूर हमें ख्याल रखना चाहिए। यहाँ इस कहानी में लेखक ने जिसकी मदद करने की सोची, मतलब जिसकी लेखक जिसकी मदद करना चाहते थे, उसकी मदद करते हुए लेखक को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में इस पाठ में हमें बताया गया है, और वह भी बहुत ही हास्यास्पद ढंग से। यह कहानी सिर्फ हास्यात्मक ही नहीं बल्कि एक व्यंग्यात्मक कहानी भी है। तो चलो बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले हम विधा विशेष और लेखक परिचय भी जान लेते हैं। विधा विशेष: कहानी रचना लेखन की एक कला है। कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी घटना को आधार बनाकर उसकी प्रस्तुति की जाती है। प्रस्तुत पाठ हास्य व्यंग्य पर आधारित है। हास्य एक ऐसा सागर है जहाँ सारे दुखों व कड़वे अनुभवों और उलझनों का बोझ हल्का किया जा सकता है। इसमें प्रसंगों, घटनाओं और चेष्टाओं के सजीव चित्रण है। इस कहानी में हास्य रसात्मक शब्दों व प्रसंगों का सुंदर प्रयोग है। कहानी लिखना भी एक कला मानी जाती है, एक आर्ट माना जाता है, और हमारे जीवन में से किसी घटना को लेकर कहानी लिखी जाती है। तो यह कहानी जो है एक हास्यास्पद है, और हंसी एक ऐसा सागर है, कुछ देर के लिए लोग अपने दुखों, अपने कड़वे अनुभवों और उलझनों को थोड़ी देर के लिए भुला लेते हैं, उनका बोझ हल्का हो जाता है। इस कहानी में भी हास्य रसात्मक शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। तो चलो बच्चों, लेखक परिचय पढ़ लेते हैं। केशव चंद वर्मा का जन्म सन 23 दिसंबर 1925 को हुआ। उन्होंने हिंदी साहित्य में अधिकतर व्यंग्य रचनाएं ही की। लोमड़ी का मांस, प्यासा और बेपानी के लोग, बृहन्नला का व्यक्तित्व, गधे की बात आदि उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। इस कहानी के मेन कैरेक्टर जो है बाबू हनुमान प्रसाद जी है, और बाबू हनुमान प्रसाद जी के कहने पर जब लेखक लखनऊ से गोभी का फूल लाते हैं, तो आते समय उन्हें किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा और अंत में कैसे अपने ही शहर में महंगी गोभी खरीदकर बाबूजी को देना पड़ा, इसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया है, और वो भी बहुत ही हास्यात्मक तरीके से। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आपको एग्जाम में पूछा गया कि गोभी के फूल के बारे में बताइए, तो आपको यहाँ पे गोभी का फूल कहानी का सारांश लिखना है। ये नहीं लिखना कि गोभी के फूल के बारे में बताइए, तो आपको गोभी का फूल कैसा होता है, उसमें कितने कैलोरीज होते हैं, कितने मिनरल्स होते हैं, या उससे क्या बनाया जाता है, ये नहीं लिखना है। तो आपको गोभी के फूल के बारे में बताइए अगर पूछा गया, तो आपको उस कहानी का सारांश लिखना है। तो चलो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। आप तो बाबू हनुमान प्रसाद को नहीं जानते होंगे, परंतु बाजार में सभी कुंजड़े उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। कुंजड़े कुंजड़े का मतलब होता है तरकारी बेचने वाले को, यानी सब्जी बेचने वाले को कुंजड़े कहा जाता है। घर की साग सब्जी वे ही बाजार से रोज खरीद कर ले जाते हैं। खरीदना खरीदना का विलोम शब्द होता है बेचना। तो उनके घर की जो भी मतलब सब्जी चाहिए घर में, तो वे रोज जाकर बाजार सब्जियों को खरीदते हैं खुद। हरे धनिया की गड्डी पैसे पैसे या 2 पैसे की 3 लेना, शलजम को पत्ते तुड़वा कर तुलवाने का आग्रह करना, आलू छाट छाट कर चढ़वाना, सड़ा कुम्हाड़ा दूसरे दिन कटा हुआ वापस कराना, और अरबी धुलवा कर मिट्टी हटा कर लेना आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिनके कारण सब्जी मंडी का हर एक कुंजड़ा उन्हें पहचानता है। तो यहाँ बाबू हनुमान प्रसाद जी के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है, उनका स्वभाव कैसा है इसके बारे में।
सब्जी मंडी में रोज़ बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन सब्जी बेचने वाले जो है हर एक को याद नहीं रख पाते। लेकिन बाबू हनुमान प्रसाद जी को जो है हर एक सब्जी वाला याद रखता था। क्यों? क्योंकि वे सब्जी की जो बार्गेनिंग करते थे इसीलिए। जब उन्हें हरी धनिया मानी ग्रीन कोरिएंडर, तो वे हरी धनिया को खरीदते समय 1 पैसे को 1 या 2 पैसे को 3 दीजिए कहकर बार्गेनिंग करते थे। उसी तरह शलजम के जो शलजम जब खरीदना होता है तो शलजम के पत्ते को तुड़वाकर उसे तुलवाने का आग्रह करते थे। शलजम का मतलब होता है टुर्निप। और आलू को जो है छाँट-छाँट कर लेते थे। उसी तरह कुम्हाड़ा यानी पंपकिन, पंपकिन कुम्हाड़ा कटा हुआ जो कुम्हाड़ा ले जाते थे, वे सड़ गया है, खराब हो गया कहकर दूसरे दिन फिर वापस आकर उस सब्जी वाले को वापस करते थे। उसी तरह अरबी, अरबी जिसे हम तारो कहते हैं। अरबी जो है ज़मीन के अंदर से उगाई जाती है, जिसे मिट्टी लगी होती है। जब वे अरबी खरीदना चाहते थे तो उससे लगी हुई जो मिट्टी है, उस मिट्टी को धुलवा कर फिर उन्हें नापने के लिए कहते थे। तो इस तरह के बर्ताव के कारण जो है सब्जी मंडी में हर एक कुंजड़ा जो है उन्हें जानता था। सब कुंजड़े उन्हें देखकर आइए बाबूजी का नारा लगाते हैं, किंतु मन से कोई नहीं चाहता कि वे उसकी दुकान पर ही उस दिन के बाजार का व्रत तोड़े, क्योंकि बहुत देर तक उसे हिसाब लगाना पड़ता है कि सौदे के बाद घाटे में आखिर कौन रहा। जब बाबूजी सब्जी खरीदने बाजार जाते थे तो हर एक कुम्हाड़ा, हर एक सब्जी बेचने वाला उन्हें आइए बाबूजी कहकर तो बुलाते थे, लेकिन दिल से उन्हें कोई नहीं बुलाता था। और हर एक सब्जी वाले ये चाहता था कि बाबूजी उसके दुकान पर न आए, क्योंकि उनकी जो आदत थी नाप तो मतलब सब्जी खरीदते समय बार्गेनिंग करने की, उससे जो है हर एक कुंजड़ा जो है परेशान था। और जब पूरी सब्जी बाबूजी खरीदते थे, उनके जाने के बाद उस सब्जी वाले को जो है हिसाब लगाना पड़ता था कि उससे कितना घाटा हुआ है। घाटा, घाटा माने लॉस। तो जिसके पास भी सब्जी खरीदते थे उस दुकानदार को लॉस होता था, इसीलिए कोई उन्हें नहीं चाहता था। चलो बच्चों, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जी का मर्ज है। मर्ज यानी बीमारी, और हरी सब्जी का मतलब होता है ग्रीन वेजिटेबल। सारे संसार में यदि किसी वस्तु को वे आदि कारण मानते हैं तो वह है हरी सब्जी। किसी भी विषय पर आप उनसे बात चलाएं, अंत में इसी विश्वास के साथ उठेंगे कि हर समस्या का हल हरी सब्जी में छिपा पड़ा है। हनुमान प्रसाद जी को जो है हरी सब्जी की बीमारी थी। संसार में मतलब दुनिया में यदि किसी वस्तु को वे पहला कारण मानते हैं तो वे हरी सब्जी। हरी सब्जियों पर भाषण देना उन्हें बहुत पसंद था। उन्हें इस बात की जानकारी बहुत थी कि किस सब्जी में कितने विटामिन होते हैं, कितना आयरन होता है, इसके बारे में पूरा ज्ञान उन्हें था। जैसे कि एक पोस्ट मास्टर को डाक टिकटों के बारे में उतना न मालूम होगा जितने हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जियों के बारे में मालूम रहता था। और वे हर एक समस्या का हल जो है हरी सब्जी को मानते थे। हल, हल माने सॉल्यूशन। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वे हरी सब्जी ही मानते थे। अगर बाबू हनुमान प्रसाद जी को ताजमहल का रिप्लिका यानी मॉडल, अगर हम ताजमहल का मॉडल लाकर उन्हें गिफ्ट करते हैं तो उन्हें उतनी खुशी नहीं होती थी जितनी खुशी वे मेथी के सब्जी को भेंट करें। अगर कोई मेथी की सब्जी लाकर उन्हें गिफ्ट करता है तो वे बहुत खुश होते थे और वे उन्हें अपना मित्र मानते थे। अगर कोई इलाहाबाद से बाहर जाता है तो उस जाने वाले को वे जो है मौसमी तरकारी उस गांव से लाने के लिए कहते थे। मौसमी तरकारी का मतलब है सीजनल वेजिटेबल। अगर कोई इलाहाबाद से बाहर जाता है तो वे उस सीज़न में जो भी सब्जी मिलती है उस गांव से उस सब्जी को लाने की रिक्वेस्ट करते थे। फरमाइश, फरमाइश माने रिक्वेस्ट। चलो बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। शामत के मारे मुंह से उस दिन निकल पड़ा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। छूटते ही बाबू हनुमान प्रसाद बोले, अरे भाई वर्मा साहब, आप लखनऊ जा रहे हैं तो हमारे लिए 4 फूल गोभी लेते आइएगा। अभी यहाँ गोभी का अच्छा फूल मिलता नहीं। सुना है लखनऊ में 2-2 आने में अच्छे फूल मिल जाते हैं। मैंने हाँ या ना कहा
हो, इसके पहले ही उन्होंने अठन्नी मेरे हाथ में रख दी और मुझे अकेले में ले जाकर बोले, देखिए वर्मा जी, पता नहीं आपने कभी साग सब्जी खरीदी है या नहीं, फूल ज़रा घटा हुआ लीजिएगा। दुर्भाग्य से लेखक के मुंह से यह बात निकली कि मैं शाम की गाड़ी से लखनऊ जा रहा हूँ। और ये बात सुनते ही बाबू हनुमान प्रसाद बोले कि अरे वर्मा साहब, आप लखनऊ जा रहे हैं तो मेरे लिए 4 फूल गोभी लेकर आइएगा। यहाँ इलाहाबाद में अच्छी फूल गोभी नहीं मिलती, लखनऊ में बहुत अच्छी फूल गोभी मिलती है। और वे भी दो दो आने में कहकर हनुमान प्रसाद जी ने लेखक से कह दिया। लेखक इसके पहले उनकी बात मानते तो हनुमान प्रसाद जी ने उनके हाथ में पैसे रख दिए और कहा कि वर्मा जी, आपको पता नहीं साग सब्जी खरीदने में आपको एक्सपीरियंस है या नहीं, लेकिन फूल गोभी जो है ज़रा गटा हुआ लीजिएगा कहकर उन्होंने लेखक को सलाह भी दी। और हनुमान प्रसाद जी कहते हैं, अगर बिखरा हुआ फूल लेंगे तो फूल गोभी जल्दी खराब हो जाएगा कहकर उन्होंने बताया। और देखिए, अक्सर उस पर झाई पड़ जाती है, यह न रहे। बहुत से गोभी वाले पत्ते निकाल लेते हैं, वे पत्ते न निकालने पाए। पूरी गोभी लीजिएगा। जो कैलोरी होती है पत्तों में वह फूल में तो होती नहीं। पत्तों के डंडल का अचार बहुत अच्छा होता है, उसकी सब्जी तो आपने खाई न होगी। लौट कर आइए तो खिलाऊं। ज़रा सी मध्यम आंच पर पाव भर पानी में उबालकर नमक मिर्च डालकर खाइए तो देखिए लाल लाल कल्ले निकल आएंगी। तो हनुमान प्रसाद जी किस तरह की फूल गोभी लाने के लिए कहते हैं कि फूल गोभी पर कोई झाई न हो। झाई का मतलब है ब्लैक, जो स्पॉट्स होते हैं फूल के ऊपर, उसे झाई कहते हैं। और हनुमान जी प्रसाद जी कहते हैं कि अगर फूल पर झाई होगी, डार्क ब्लैक स्पॉट्स होंगे, तो वह फूल गोभी जो है जल्दी खराब हो जाएगी। और फूल गोभी लाते समय जो है उसके साथ जो पत्ते होते हैं उस पत्ते को मत निकलवाइए। पूरी गोभी लाने के लिए कहते हैं, क्योंकि जो कैलोरी पत्तों में होती है वह फूल में नहीं होती कहकर हनुमान प्रसाद जी का मानना था। हनुमान प्रसाद जी कहते हैं कि फूल गोभी का जो डंडल होता है, डंडल माने छोटा सा स्टेम जो होता है फूल गोभी के नीचे, उसका अचार जो है बहुत स्वादिष्ट होता है। अचार माने पिकल। और हनुमान प्रसाद जी कहते हैं कि आपने फूल गोभी की सब्जी तो खाई न होगी, अगर आप वापस आएंगे तो मैं उस सब्जी को आपको खिलाऊंगा। थोड़ी सी मध्यम आंच पर, मतलब मिडिल फ्लेम पर, उस सब्जी को थोड़ा सा पानी डालकर नमक मिर्च डालकर पकाकर खाएंगे तो बहुत ही वह सब्जी स्वादिष्ट होगी कहकर फूल गोभी के बारे में पूरी जानकारी जो है हनुमान प्रसाद जी लेखक को देते हैं। और किस तरह की फूल गोभी लानी है इसके बारे में भी बताते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। वे हर किसी सब्जी के बारे में बहुत कुछ कह सकते थे, मैं इसलिए चुप था। वे सांस लेकर फिर बोले, अच्छा सुनिए, फूल में कभी कभी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, उसे ज़रा झड़वा कर लीजिएगा। पानी में भीगा हुआ फूल न लीजिएगा, बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। अच्छे गोभी के फूल में कच्चे हो तो भी विटामिन डी, ए, बी काफ़ी रहता है। हनुमान प्रसाद जी को हर एक सब्जी में ज्ञान था। वो सब्जियों के बारे में उनसे कोई बहस नहीं करता था, इसीलिए लेखक भी चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। फिर कुछ देर बाद लेखक से हनुमान प्रसाद जी कहते हैं कि फूल गोभी में जो है छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, तो उन कीड़ों को ज़रा झड़वा कर फूल लेकर आना। और पानी में भीगा हुआ फूल मत लेना, क्योंकि पानी में भीगा हुआ फूल गोभी जो है जल्दी खराब हो जाता है। और अच्छे गोभी के फूल में जो है, अगर फूल थोड़ा कच्चा भी है तो उसमें विटामिन डी, ए, बी काफ़ी रहता है कहकर बता दिया। मैंने उन्हें याद दिलाया कि यदि मैं गोभी के फूल का पूरा महात्म्य सुनकर गया तो गाड़ी छूटेगी, नौकरी छूटेगी और गोभी का फूल भी छूट जाएगा। सब पर संकट की बात सुनकर हनुमान प्रसाद ने मुझे छोड़ दिया। महात्म्य का मतलब होता है ग्रेटनेस। तो बहुत देर से लेखक जो है हनुमान प्रसाद जी की बातें सुन रहे थे, फिर भी हनुमान प्रसाद जी जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और लेखक जो है काम के सिलसिले में मतलब उनके नौकरी के काम के सिलसिले में लखनऊ जा रहे थे।
तो लेखक ने हनुमान प्रसाद जी से कहा कि इस तरह आप गोभी के फूल के ग्रेटनेस के बारे में बताते ही रहेंगे तो मेरी गाड़ी छूट जाएगी, और गाड़ी छूटेगी तो मेरी नौकरी भी छूटेगी और गोभी का फूल भी छूट जाएगा। तो जब लेखक की बात सुनी तो हनुमान प्रसाद जी ने लेखक को छोड़ दिया और लेखक वहाँ से निकल पड़े लखनऊ के लिए। चलो बच्चों, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। हजरतगंज, सिनेमा, नुमाइश, कॉफ़ी हाउस सब कुछ छोड़कर मैं लखनऊ की तरकारी मंडी में घुसा। तरकारी वाले 3 आने के नीचे उतरने को तैयार न थे, परंतु मुझे 2-2 आने वाले ही फूल चाहिए थे, पूरे पत्ते वाले, जिनके डंडल का अचार बन सके, जिनको खाने से लाल लाल कल्ले निकल आए। लौटने का वक्त हो गया। मंडी वाले ने 2 आने पर उतरने के लिए हामी न भरी। हार कर 3-3 आने के भाव से गोभी के फूल खरीदे। 4 फूल उनके वास्ते खरीदे और सोचा अगर ये इतने नायाब है तो 2-4 अपने लिए भी ले लूं। लखनऊ में देखने लायक बहुत सारे स्थान थे, जैसे हजरतगंज, नुमाइश, कॉफ़ी हाउस, और चाहे तो लेखक सिनेमा भी जा सकते थे, लेकिन ये सब कुछ छोड़कर लेखक जो है फूल गोभी के लिए लखनऊ की तरकारी मंडी में चले जाते हैं। तो तरकारी वाले ने जो है 3 आने के फूल गोभी का दाम बताया, लेकिन हनुमान प्रसाद जी ने 2 आने के फूल लाने के लिए कहा था, लेकिन किसी भी सब्जी वाले ने 2 आने में फूल देने से इनकार कर दिया। तो लेखक ने हार मानकर आखिरी में 3-3 आने के भाव से जो है फूल को भी हनुमान प्रसाद जी के 4 फूल खरीदते हैं, और लेखक सोचते हैं कि अगर ये इतने ही मतलब नायाब है तो मैं अपने लिए भी 2 खरीद लूँ। नायाब का मतलब होता है बहुत बढ़िया। तो लेखक ने हनुमान प्रसाद जी के लिए 4 फूल खरीदे और खुद के लिए 2 फूल खरीद कर सभी फूल जो है एक झोली में डालते हैं। चलो बच्चों, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। प्लेटफॉर्म पर हाथ में एक खूबसूरत अटैची के साथ एक झाबा गोभी के फूल लेकर सफ़र करने वाला मैं अपने ढंग का अकेला ही मुसाफिर दिखाई पड़ रहा था। टिकट चेकर 2 बार पास से गुजरा, मुझसे नहीं पर कुली से पूछा गया कि सामान बुक करवा लिया है या नहीं। 2-1 परिचित चेहरे भी दिखाई पड़े। बोले, कहिए दावत कब है? संजीदगी से जवाब देता हुआ प्लेटफॉर्म पर बढ़ती हुई भीड़ और अपने गोभी के झाबे को देख रहा था। कुली चढ़ाने का आश्वासन दे रहा था, पर 1 रुपया इनाम चाहता था। मैं चाहता था कि गाड़ी आ जाने पर हाँ या ना करूं। अटैची माने सूटकेस, और झाबा माने टोकरी। तो प्लेटफॉर्म पर एक हाथ में सूटकेस लिए हुए और एक टोकरी में गोभी के फूल लिए हुए लेखक जो है प्लेटफॉर्म पर आए, और वहाँ बहुत सारे पहचान वाले लेखक को दिखाई पड़े, और उन्होंने पूछा कि दावत कब है। जब उन्होंने फूल गोभी को देखा तो उन लोगों ने पूछा कि दावत कब है। तो संजीदगी से जवाब देते हुए, संजीदगी माने गंभीरता से उन्हें जवाब देते हुए लेखक जो है प्लेटफॉर्म पर भीड़ को देखते हुए अपनी टोकरी और अटैची लिए वहाँ आगे जा रहे थे। तो वहाँ उन्हें कुली मिल गया। कुली जो है चढ़ाने का आश्वासन दे रहा था सामान को। लेखक ने सोचा कि जब गाड़ी आ जाएगी प्लेटफॉर्म पर तब उसे मैं हाँ या ना कह दूंगा। अगर बहुत भीड़ हुई तो मैं कुली ले लूँगा, नहीं तो मैं अपने आप चढ़ जाऊँगा। लेखक के पास से जब टीसी गुजरा तो उसने जो है उस ज़ाबे को देखा, फूल गोभी के ज़ाबे को। लेखक से तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन पास में जो कुली खड़ा था उसे पूछा कि सामान बुक करवाया या नहीं। चलो बच्चों, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। गाड़ी आई, ठसाठस भरी हुई मेल, मारामारी का दृश्य, गाड़ी वालों और बेगाड़ी वालों का वर्ग संघर्ष। अंततः दृश्य में कुछ शांति आई। धीरे धीरे लोग पानी लेने के लिए डिब्बे से बाहर निकले। मेरे कुली ने अब न चूक चौहान की तरह मुझे ललकारा। मैं भीतर घुसने लगा। भीतर वाले मुझे दूसरे डिब्बे में खाली जगह के बारे में अतिरिक्त जानकारी के साथ रेलवे के सारे कानून एक साथ समझाने को तुल गए, पर हया नामक वस्तु मैं प्लेटफॉर्म पर छोड़कर ही डिब्बे के भीतर घुसा था। भीतर घुसते ही गोभी के फूलों की चिंता हुई। झावा पूरा भीतर नहीं आ सका था। गोभी के फूल धीरे धीरे करके भीतर आ रहे थे। आखिरी किस्त में 2 फूल प्लेटफॉर्म से खिसकर डिब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुंच गए। झाबा भीतर लेने के बाद मैं कुली पर बिगड़ने लगा। कुली इनाम मांगने पर अड़ा हुआ था और मैं गिरी हुई गोभी के दाम लेने पर तू मैं बढ़ गई। दोनों अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को ऊंच नीच कह रहे थे।
अंत में समस्या का शांतिपूर्ण हल निकला, अर्थात मैंने 4 की जगह 6 आने में छुट्टी पाई। जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आई थी तो बहुत ही भीड़ थी गाड़ी में, और जब गाड़ी रुकी तो आप लोगों ने देखा ही होगा माहौल, जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुकती है तो चढ़ने और उतरने वाले दोनों के बीच जो है धक्का धक्की होती है, संघर्ष होता है। तो कुछ देर के बाद जो है प्लेटफॉर्म पर शांति आ गई और गाड़ी में कुछ लोग जो है पानी लेने के लिए नीचे उतरे। थोड़ी देर के बाद लेखक भी अपने अटैची और जाबे के साथ उस गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करने लगे। डिब्बे के अंदर जो लोग बैठे हुए थे वे दूसरे डिब्बे में जाने के लिए कह रहे थे कि यहाँ इस डिब्बे में जगह नहीं है, अगले डिब्बे में जो है बहुत जगह है, आप वहाँ चले जाओ। और साथ ही जो है रेलवे के कानून भी समझा रहे थे। लेखक कहते हैं कि मैंने तो प्लेटफॉर्म पर आते ही हाया नाम की वस्तु प्लेटफॉर्म पर ही छोड़ दी। हाया का मतलब होता है शर्म। मैंने तो शर्म नाम की चीज़ प्लेटफॉर्म पर ही छोड़ दी और मैं भी बेशर्मी के साथ उस डिब्बे के भीतर घुसने लगा। और इस भीड़-भाड़ और धक्का-मुक्की में जो है गा झावा जो था फूल गोभी का, वो पूरी तरह अंदर नहीं आया डिब्बे के अंदर, और इस धक्का-मुक्की में जो है 2 फूल जो है नीचे पटरी पर गिर गए। और किसी तरह आखिर में लेखक जो है गाड़ी के अंदर चढ़कर बैठ जाते हैं और इलाहाबाद के लिए रवाना हो जाते हैं। और गाड़ी के अंदर बैठने के बाद उन फूलों की क्या स्थिति हुई, यह जो है हम अब अगले पैराग्राफ में देखेंगे। तो चलो बच्चों, अगला पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं। दूसरे के सामान को लोष्टवत देखने के लिए अपनी परंपरा में बहुत दिनों से आग्रह है। गाड़ी के भीतर जब तक उठा ले जाने का मौका न हो, हर आदमी दूसरे का सामान ठीक इसी तरह देखता है। एक स्वर कहता था, साहब उधर ले जाए ना। दूसरा बोला, बेंच के नीचे कर दीजिए, बेंच के। तीसरा ऊपर ले जाने का सुझाव देता। अगर जगह होती तो डिब्बे के सभी लोगों का सुझाव एक के बाद एक पूरा कर देता। सुझाव बहुत तेरे आए, पर कोई भी अपनी जगह से तिल भर भी हिलने के लिए तैयार न था। इसीलिए निशस्त्रीकरण की तरह गोभी के फूलों की भी समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। गोभी के फूलों का झाबा वहीं नीचे पड़ा रहा। स्टेशनों पर गाड़ी रुकती रही और लोग उसमें सबके मना करने पर भी उसी तरह घुसते रहे जिस तरह मैं घुसा था। मेरा अकेला स्वर डिब्बा खुलते ही मुझे सुनाई पड़ता था, बचाइएगा, देखिएगा, है इधर नहीं, इधर गोभी है, गोभी। अरे साहब, यह बंडल उधर डालिए, इधर गोभी है। अरे ट्रक उधर ले जाओ। जब तक सामान ठीक तरह से रखा ना जाए तो हर कोई जो है सलाह देता है। तो यहाँ पे भी लोग जो है सलाह दे रहे थे कि साहब यह गोभी का फूल जो है उधर ले जाओ। तो दूसरा कह रहा था कि उसे बेंच के नीचे रखो। तो तीसरा कह रहा था कि उसे ऊपर रखो। लेखक कहते अगर जगह होती तो मैं डिब्बे के सभी लोगों का सुझाव मान लेता, लेकिन डिब्बे में जगह तो बिल्कुल नहीं थी और लोग जो है अपनी जगह से हिल तो नहीं रहे थे, लेकिन सलाह तो दे रहे थे। और इस तरह गोभी की फूलों की समस्या ज्यों की त्यों रही और फूल को गोभी का फूल जो है वही नीचे पड़ा रहा था, क्योंकि जगह जगह नहीं थी रखने के लिए ठीक से। और हर एक स्टेशन पे गाड़ी रुकती, लोग चढ़ते थे। और लेखक कहते हैं कि लोग जब गाड़ी में सब लोगों के मना करने पर वही उसी तरह घुसते रहे जिस तरह मैं घुसा था। और मेरा अकेले का स्वर डिब्बा खुलते ही सुनाई पड़ता था कि बचाइएगा, देखिएगा। क्योंकि लेखक को जो है फूल गोभी का डर था, क्योंकि फूल गोभी की जो थैली थी वह नीचे रखी हुई थी। और जब लोग अंदर आ रहे थे तो लेखक जो है कहते थे कि देख कर चलिएगा, यहाँ गोभी है और यहाँ आपका सामान इसके ऊपर मत रखिए, उधर लेके जाओ। इस तरह से लोगों को लेखक बताते थे। तो चलो बच्चों, आखिरी पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं। पर जब आदमी जनता हो जाता है तो कौन किसकी सुनता है। सो मेरी भी किसी ने न सुनी। जब तक इलाहाबाद स्टेशन न आ गया, मैं अपने गोभी के झाबे को जी भर कर देख भी नहीं पाया। गोभी के घटे हुए पत्तेदार फूल जनता की इतनी लातें खा चुके थे कि हारे हुए उम्मीदवार की तरह उन्हें पहचाना कठिन हो रहा था। इतने हमलों के बाद भी कितने विटामिन उनके शेष बचे हैं, यह मैं उन्हें बाबू हनुमान प्रसाद तक पहुंचाकर मालूम करना चाहता था, पर हिम्मत नहीं पड़ी। यही के बाजार से 5-5 आने के फूल खरीदकर लखनऊ के कहकर उन्हें दे आया हूँ, और उससे बदले मैं लखनऊ में मिलने वाली सस्ती तरकारी पर उनका एक सारगर्भित भाषण सुनकर अभी लौटा हूँ। लेखक के लाख मना करने पर भी
डिब्बे के अंदर जो लोग चढ़ रहे थे उन्होंने किसी ने भी लेखक की बात नहीं सुनी और लेखक कहते कि मैं इलाहाबाद आने तक उस फूल गोभी को मैंने अपने आँखों से ठीक से देखा भी नहीं और इतने जो मैंने घटे हुए पत्तेदार फूल लाए थे वे लोगों की लातें इतने खा चुके थे कि उसमें कितने विटामिन शेष बचे हैं ये तो मैं बाबू हनुमान प्रसाद जी से पूछना चाहता था, लेकिन मुझे वह फूल उन्हें दिखाकर पूछने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। और लेखक ने क्या किया, आखिर में इलाहाबाद में ही जाकर तरकारी मंडी में जाकर 5-5 आने से फूल खरीदे और हनुमान प्रसाद जी को देकर आए कि ये लखनऊ के फूल है। और जब उन्होंने उस फूल को देखा तो लखनऊ में देखिए कितने सस्ते फूल मिले हैं और वो भी इतने अच्छे फूल मिले हैं कहकर उस पर भी लेखक को हनुमान प्रसाद जी ने भाषण दिया और वे भाषण सुनकर वे सच तो बता नहीं सके और चुपचाप घर लौट आए। तो बच्चों, कैसी लगी यह कहानी आपको? यहाँ इस पाठ में लेखक ने बड़े ही कलात्मक ढंग से हास्य शैली का मिश्रण किया है और बीच बीच में भारतीय राजनीति पर भी उन्होंने व्यंग्य किया है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ ज़रूर समझ आया होगा। अगर आपको पाठ अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। तो नए पाठ के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।